कल तक की क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था भारत के विशाल उत्तरी मैदान के प्रादेशिक भागों के बारे में, जिसमें राजस्थान का मैदान, पंजाब का मैदान, गंगा मैदान और ब्रह्मपुत्र के मैदान की हमने आपसे बात की थी। एक दूसरा विभाजन भी इस मैदानी भाग का विद्वानों द्वारा किया गया है, जो इसके उच्चावच के आधार पर या इसकी फिजियोग्राफी के आधार पर या हम यूँ कहें कि इसकी संरचना के आधार पर भी है, जिसमें से जो पहला पार्ट है उसको हम कहते हैं भाबर। ठीक है, ये भाबर वो हिस्सा है इस मैदानी भाग। अब हम इसको यूँ माने कि भाबर और तराई दो तरह की चीज़ें हैं। तो जो इसका विशाल मैदान है, उस विशाल मैदान का जो उत्तरी भाग है, जैसे इस मैप में देखें, अगर जो भारत का हमने विभाजन किया था शुरू में, हाँ ये वाला मैप, इसमें देखें आप, ये हमारा मैदानी भाग है। ठीक है, जैसा आप पहले जानते हैं। तो यहाँ ये हमारी शिवालिक श्रेणियाँ हैं, शिवालिक श्रेणियाँ, और ये प्लेटू के बीच में ये गंगा का मैदान है जो हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। इसी गंगा मैदान का ये जो पतली सी पट्टी यहाँ है, शिवालिक श्रेणियों के बिल्कुल पद में, फुट हिल जिसे हम कह सकते हैं, ये पतली सी पट्टी ही कहलाती है भाबर। उसके बाद इसके दक्षिण का जो हिस्सा है उसे हम कहते हैं तराई। ठीक है, तो ये जो जाहिर है जहाँ पर्वत होगा, पर्वतों के नीचे जैसे हम पहुँचते हैं, जहाँ से मैदान शुरू होता है, बल्कि हम यूँ कह सकते हैं ट्रांजिशन जोन बिटवीन हिल्स एंड प्लेन जिसको हम कह सकते हैं, वो वास्तव में भाबर क्षेत्र है। वो इसे यहाँ से पूरा पैरेलल इसके बिल्कुल पहाड़ियों के शिवालिक हिल्स के पैरेलल ये चलता है। तो जब यहाँ रहेगा, जाहिर है पहाड़ों से नीचे ही आएगा, तो यहाँ क्या होगा, पहाड़ों से टूट टूट के जो चट्टानें हैं वो यहाँ आके एकत्रित हो जाती है नीचे के हिस्से में, और वही हिस्सा जो है हमारा भाबर का निर्माण करता है। यह लिखा हुआ लाइस फुटहिल्स ऑफ शिवालिक, शिवालिक के पदों में स्थित है, और इसका विस्तार वहीं सिंधु नदी से लेके वहाँ पूर्वी जो तीस्ता नदी है ब्रह्मपुत्र के पास पहले, वहाँ तक इसका पूरा गंगा मैदान में इसका विस्तार है। और बिल्कुल शिवालिक श्रेणियों के समानांतर 8 से 15 किलोमीटर की चौड़ाई में ये पूरे भाबर मैदानों का विस्तार है। यहाँ जो है छोटी छोटी जो नदियाँ हैं, जहाँ लिखा हुआ ना स्ट्रीम्स, जो पहाड़ियों से नदियाँ आती हैं, उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और ये नदियाँ अपने साथ छोटे बड़े चट्टानों को लेकर बहा के आती हैं, जिनको हम पेबल्स या बोल्डर्स कहते हैं, यानी चट्टाने, छोटी छोटी टुकड़े और बड़े बड़े टुकड़े ये आते हैं और उस शिवालिक श्रेणियों के पदस्थ में जमा हो जाते हैं। तो अगर हम उन मैदानों को देखें तो आपको बड़े बड़े पत्थर, आपने लोगों ने फिल्मों वगैरह में देखा होगा, बहुत सारी शूटिंग जो कश्मीर और उधर उत्तराखंड की दिखाते हैं, तो उनको एक छोटी सी स्ट्रक्चर आप देखें, नदियाँ ऐसा बह रही होती है जैसे बड़े बड़े पत्थरों के बीच में बह रही हों। वो जो पत्थर वाले मैदान है, बड़े बड़े बोल्डर्स वाले, पेबल्स वाले, उसी को कहते हैं हम भाबर। जिस अच्छा इनका टुकड़ा बड़ा बड़ा होने के नाते इसको बड़े पोर्स होते हैं, इसीलिए ये हाईली पोरस होता है। यानी पोरस का मतलब छेद जिसको हम कह सकते हैं, पानी उसके अंदर जा सकता है। इसीलिए यहाँ इस एरिया में इस हाईली पोरोसिटी होने के नाते तमाम सारी जो छोटी छोटी वहाँ बहने वाली सरिताएं हैं, वो ऐसा लगता है कि वहाँ विलुप्त हो गई हैं। उन पत्थरों के नीचे जो पेबल्स हैं, उनके नीचे वो चली जाती हैं और ऊपर उनका पानी नहीं दिखता है। कुछ बड़ी नदियों के अलावा अधिकांश जो छोटी सरिताएं यहाँ बहती हैं, वो यहाँ पहुँच के विलुप्त हो जाती हैं, यानी वहाँ पहुँचा और पानी उनका नहीं दिखाई देता। ऐसा लगता है कि पानी पत्थर के नीचे से बह रही है वो नदी, ये स्थिति होती है। कुछ बड़ी नदियाँ ज़रूर ऊपर उनका पानी दिखता है, बाकी अधिकांश छोटी नदियों का पानी वहाँ डिसअपियर हो जाता है। और ये पूरे भाबर क्षेत्र में ये नदियाँ पत्थरों के नीचे होती हैं। जब तराई में पहुंचती हैं, यानी और थोड़ा सा दक्षिण में, तब फिर वापस ये ऊपर आ जाती हैं, उन पत्थरों को पार करके वहाँ फिर रीअपियर होती हैं वो छोटी छोटी नदियाँ जो यहाँ अंदर प्रवेश कर जाती हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि अब ये सारा एरिया चूँकि कांप मैदान नहीं है, छोटे टुकड़ों वाली कोई ऊर्जावान मिट्टी नहीं है, कंकड़ पत्थर और ये तमाम सारी चीज़ें, बोल्डर्स हैं, पेबल्स हैं, तो नेचुरली यहाँ खेती वेती संभव नहीं हो सकती है। तो ये खेती की दृष्टि से, कृषि की दृष्टि से ये भाबर का मैदान बिल्कुल जो है वो उपयोगी नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि चूँकि जिस तरह का धरातलीय स्वरूप है, वहाँ जो है वो आदिवासियों और इस सब का भी पाया जाना आसान नहीं होता, चूँकि बेस चाहिए रहने के लिए, अर्थव्यवस्था चाहिए। तो जब खेती नहीं होगी और बहुत ज़्यादा घने जंगल नहीं होंगे ऐसी जगहों पे, पत्थर पे, तो जाहिर है अर्थव्यवस्था कमज़ोर होगी। इसीलिए यहाँ जनसंख्या तो कम पाई जाती है। लेकिन यहाँ इस एरिया में कुछ बड़े बड़े वृक्ष, लिखा हुआ है ओनली बिग ट्रीज विथ लार्ज रूट्स थ्राइव इन दिस रीजन, उन बड़े बड़े पेड़ ही
जो हमने सुना है जो डेसिडुअस फॉरेस्ट वाला एरिया, जो बड़े बड़े पेड़ जिनकी जड़ें गहराई में होती हैं, वही पेड़ यहाँ सर्वाइव करते हैं। बाकी ना तो झाड़ियाँ पाई जाती हैं, ना छोटे पौधे पाए जाते हैं, ना घासें पाई जाती हैं। तो ये सारा एरिया जो है वो इकोनॉमिक दृष्टि से, अधिवास के दृष्टि से महत्वपूर्ण बिल्कुल नहीं है, ये भाबर का मैदान जिसे हम कहते हैं। लेकिन इसकी तुलना में जो दूसरा डिवीजन किया गया है, जस्ट इसके दक्षिण में पाया जाने वाला जो तराई का मैदान है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है, भाबर के जस्ट दक्षिण में बिल्कुल उसके समानांतर बिल्कुल चलता है एक जो मैदानी हिस्सा, जो मैदानी पट्टी है, उसको हम तराई कहते हैं। वो लगभग 15 से 30 किलोमीटर, कहीं 15 किलोमीटर, उससे थोड़ा कम ज़्यादा, और कहीं 30 किलोमीटर तक की चौड़ाई में, खासतौर से ईस्टर्न पार्ट में इसकी चौड़ाई ज़्यादा है। जैसा मैं आपसे कह रहा था कि जब भाबर क्षेत्र से नदियाँ जो पहाड़ पत्थरों के नीचे से जा रही होती हैं, जब तराई में पहुंचती हैं, थोड़ा सा साउथ यानी नीचे आ जाती हैं, जहाँ थोड़ा सा मैदान भी का ढाल भी कम हो जाता है, तो कम ढाल वाले एरिया में ये वापस रीअपियर होती हैं, बाहर निकल आती हैं, वो स्ट्रीम जो भाबर बेल्ट में अंदर गई हुई थी। तो जिसको हम ये कहते हैं कि द री इमर्जेंस ऑफ वाटर ट्रांसफॉर्म लार्ज एरिया अलोंग द रिवर्स इनटू बैडली ड्रेन मार्शी लैंड। तो जब पानी वापस आ जाता है, मैदानी बागबानी सतह पे जब आ जाता है, तो वहाँ पानी जमा हो जाता है, ठहरता है और प्रवाहित भी होता है, तो काफ़ी एरिया में वो उसका विस्तार हो जाता है, तो जिसकी वजह से वहाँ दलदल मैदानों का निर्माण होता है। इसीलिए तराई मैदान को अधिकांश हिस्से में दलदल मैदानों का भी पाया जाना स्वाभाविक है, जो उन्हीं नदियों की वजह से होता है जो भाबर के नीचे से निकल के ऊपर आती हैं। अच्छा, चूँकि ये मैदान थोड़ा ढाल इसका कम हो जाता है, नदियाँ जो अपने साथ निक्षेपण अवसादी पदार्थ लाई होती हैं, उनका जमाव भी यहाँ धीरे धीरे शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से यहाँ ये उपजाऊ भी काफ़ी होते हैं ये सारे तराई के मैदान। इसीलिए उत्तर के विशाल मैदानों का, जिसको हम कहते हैं कि विश्व के उपजाऊ मैदानों में से एक मैदान है, यही तराई का मैदान है, जो कि एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही उपयोगी और बहुत ही महत्वपूर्ण मैदानी भूभाग है। इसलिए इसको लिखा हुआ हाईली एलुवियल कांप मैदानों से निर्मित ये तराई मैदान है। यहाँ क्या है, जब पानी इकट्ठा होता है, रुकता भी है, बहता नहीं है ज़्यादा, चारों तरफ फैला रहता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज हो जाता है, यानी पानी जज्ब हो जाता है ज़मीन के नीचे। तो और ग्राउंड वाटर जो लेवल है, भूमिगत जो जल है, उसका तल जो है वो काफ़ी ऊपर आता है। तो अगर आप जाके देखें वहाँ उत्तर प्रदेश में और बिहार के उन एरियाज़ में तराई के मैदानों में, तो यहाँ तो राजस्थान में हम देखते हैं मशीन से हैंडपम्प गलाए जाते हैं, वहाँ लोग हाथ से पकड़ के पाइप को ऐसे ही ज़मीन में गाड़ देते हैं और 25-30 फीट पे खूब हैंडपम्प जो चलता रहता है। हम लोगों के उधर पूरे एरिया में, उत्तर में आप जाएँ, उत्तर प्रदेश में अधिकांश हिस्सों में 50-60 फुट पे उनकी ट्यूबवेल चलती है, जो 24 घंटे चलाते रहें, पानी पंप आउट करते रहें, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ 400-400, 500-500 फुट पे जो है ट्यूबवेल्स होती हैं, वहाँ हाथ से ही हैंडपम्प गला लेते हैं 20-25 फुट पे, और पानी खूब सारा निकलता है, बिकॉज ऑफ हाई वाटर, ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो ऊपर आ जाता है। ठीक है, ये सब की वजह से क्या होता है कि पूरी फर्टाइल लैंड है, पानी की सुविधा उपलब्ध है, सब कुछ होने के नाते नेचुरली यहाँ कृषि जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवसाय होता है। और कृषि इस पूरे एरिया में तमाम तरह की फसलें, गेहूँ, चावल, मक्का, ज्वार, तमाम तरह की जितनी फसलें होती हैं, स्पेशली गेहूँ के लिए, शुगर केन के लिए और राइस के लिए पूरा एरिया फेमस है। तो वहाँ एक विकसित कृषि की जाती है, और उसकी वजह से एक बात और है कि वो पूरा एरिया जो है वो डेंसली फॉरेस्टेड एरिया भी है और डेंसली पॉपुलेटेड एरिया भी है। जब आर्थिक साधन होंगे और धरातल ऐसा होगा कि मकानों का निर्माण, सड़कों का निर्माण आदि आसान हो जाएगा, तो जाहिर है वहाँ जनता का बसाव भी होगा। तो एग्रीकल्चरली डेवलप होने के नाते वो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया भी है जो तराई का मैदान है। इसीलिए भारत के मैदानों में से इस तराई के मैदान को बड़ा महत्वपूर्ण समझा जाता है। ये उसकी स्ट्रक्चर के हिसाब से बात हो गई। बाकी कुछ चीज़ें जो है अलग, उनकी जो संरचना है, जिसको हम खादर और भांगर कहते हैं, उसका डिस्कशन हम आपसे अगली क्लास में करेंगे। आज हम अपनी बात यहीं ख़त्म करेंगे भाबर और तराई के डिस्कशन के साथ। धन्यवाद।